हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग का अब रणनीति रहेगा हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का। हम लोग अब मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, हिंदी की, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अनसॉल्व पेपर का, जिसमें से हम लोग शुरू कर रहे हैं हाई स्कूल का विज्ञान का सब्जेक्ट को लेकर के। जो कुछ भी प्रश्न है, इस पे बात करने से पहले बोर्ड प्रारूप को हम लोग समझ लें कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी प्रारूप क्या है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हाई स्कूल बेस जो साइंस होती है, वह विज्ञान 3 भागों में बटी रहती है। पहले पार्ट में हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ रहे होते हैं और सेकेंड में हम लोग रसायन विज्ञान और थर्ड में जीव विज्ञान। इस खंड से कितने प्रश्न आने की चांस है, इस खंड से कितने नंबर का प्रश्न आता है, इस खंड से कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो भौतिक विज्ञान से हमारा जो 25 नंबर होता है वह सेफ जोन में होता है। जीव विज्ञान से भी 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रसायन विज्ञान से मात्र 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार 25 + 25 50 एंड +2 = 70। तो हम लोग भौतिक विज्ञान जो खंड क के कैटेगरी में आता है, इसके प्रश्नों को हम लोग, जो सेट का नाम है अनसॉल्व पेपर का, सेट 2, कोड है 824 BK। पहले हम लोग कर रहे होंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा। फिर से प्रश्न को हम लोग देख रहे होंगे। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा। जैसा कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके उभरे हुए भाग को कलई किया जाता है तथा दबे हुए भाग को परावर्तक सतह बना दिया जाता है। दबे हुए भाग को परावर्तक सतह बना दिया जाता है। इसका मिडिल पॉइंट इस मिरर का पोल कहलाता है। और फील करें यह गोला है तो इसका वक्रता केंद्र कहलाता है और इसके ठीकों ठीक मध्य की दूरी इसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण में हर एक जहाँ वस्तु को जहाँ पर भी रख दें, चाहे अनंत पर रख दें, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, चाहे वक्रता केंद्र पर रख दें, चाहे F और C के बीच में रख दें, चाहे F ही पे क्यों न रख दें, इस केस में जो प्रतिबिंब होता है सदैव मुख्य अक्ष के नीचे और बाईं ओर ही बनता है। और प्रतिबिंब आप लोग को पता होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। परंतु एक केस हमारा सिर्फ यही है जब वस्तु हमारा F और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के ऊपर आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो इसका उत्तर होगा कि जब वस्तु कहाँ पर रखा गया हो, तो हमारा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे कहाँ रखना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं
P और F के बीच में रखना होगा। तो उत्तर हमारा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो तब। आगे बात करें हम लोग, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला लेंस क्या होगा। तो एक ट्रिक होता है, यदि निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा लेंस का चुनाव किया जाए जिसमें 4 अक्षर हों। निकट में कितने अक्षर है? 3। इससे एक अधिक, तो इससे एक अधिक आप लोग को क्या पता है? इससे एक अधिक होता है अवतल लेंस। अर्थात जब कभी पूछे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो निकट में 3 अक्षर है, ऐसा लेंस का चुनाव किया जाए जिसमें क्या अक्षर हो? 4 अक्षर हो। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए डॉक्टर द्वारा उचित फोकस दूरी के किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बात करने यदि दूर दृष्टि दोष हो तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष, इससे एक अक्षर अधिक लीजिए, तो दूर डबल अक्षर, ऐसा कौन सा लेंस है जिसमें 3 अक्षर है? तो हम लोग बता रहे होंगे कि कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अर्थात दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न कह रहा है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहाँ पर भी हमारे ऑप्शन में मिल रहा होगा इस सेट में अवतल लेंस पर हम लोग टिक लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी है? ये जो मात्रक दिख रहा है ये तो हमारा विभव का मात्रक है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का इकाई यह नहीं हो सकती। वाट है, यह पावर का मात्रक है, अर्थात वाट भी नहीं हो सकता। एम्पियर जो है पता है आप लोगों को, यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, इसलिए यह भी नहीं है। रही बात एक ऑप्शन हमारा बच रहा है, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है यदि देखा जाए P बराबर W/T से, विद्युत ऊर्जा की W का मात्रक निकालें, ये हमारा विद्युत ऊर्जा है, ये हमारा पावर है, ये हमारा टाइम है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा W इज इक्वल टू P इंटू T। P का मात्रक होता है वाट और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो विद्युत ऊर्जा का जो हमारा एक्यूरेट इकाई आ रहा है उसका मान होगा वाट सेकेंड। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम कौन सी है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लेकिन इसको हमने प्रश्न बना लिया है। तो किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ध्यान रहे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल। पहले हमने उसको देखें, उसके बाद स्वतः ही हम लोग ये जानने में सक्षम होंगे कि जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पहले देख लें हम लोग। बाएं हाथ का नियम, इसको डिफाइन करने के बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। बात करें और यह परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम थ्योरिटिकल क्वेश्चन और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम थ्योरिटिकल क्वेश्चन बार बार आने के चांस होते हैं। तो हमारा मुख्य सब्जेक्ट इस समय का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो हम लोग इसको सीखने के लिए अपने बाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास वाली 2 उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों ही एक दूसरे के पूर्णतः परपेंडिकुलर रहें, मीन्स तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। फिर से, यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास वाली 2 उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों
एक दूसरे के लंबवत रहें। तब जो अंगूठा है चालक पर लगने वाला, अंगूठा जो है अंगूठा चालक पर, अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बताएगा। अंगूठे के जो पास वाली जस्ट पहली जो उंगली है, अंगूठे के पास वाली जस्ट जो पहली उंगली है, यह चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और जो अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली है, अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली है, यह धारा को डिनोट करेगा। फिर से हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे इसके पास वाली दो उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब अंगूठा चालक पर लगने वाला बल को बताएगा, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, और अंगूठे के पास वाली तीसरी उंगली, अंगूठे के पास वाली दूसरी उंगली, क्योंकि सॉरी दोस्तों हम तीसरी बोले हैं, अंगूठे के पास वाली ये तो दूसरी है, दूसरी उंगली उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को बताएगा। यह नियम हमारा क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, सुनिए आप लोग। इस बार हम लोग अपने दाएं हाथ के अंगूठे और इसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों इस केस में भी एक दूसरे के लंबवत रहे, तब जो अंगूठा है वह चालक की गति बताएगा। अंगूठा जो है चालक की गति बताएगी। बाकी जो दोनों शेष अंगुलियां हैं वह सेम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ही रहेगी, अर्थात अंगूठे की जो पास वाली पहली अंगुली है वह क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, और अंगूठे के पास वाली जो दूसरी अंगुली है यह चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को बताएगा।